नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में एक खास जो बहस है वो इस समय बड़ा ही चर्चा में है, क्योंकि देश में विकास बनाम जो पर्यावरण की बहस है वो इस समय खास चर्चा में, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से उठे हुए जो विवाद है उसकी गूंज अभी थमी हुई नहीं है। और इसी बीच में देखें तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में हरियाली के ऊपर कुल्हाड़ी चलने जा रही है, जिसे देखें तो झीलों और हरियाली के लिए पहचाने जाने वाले इस शहर भोपाल के बीचों बीच हजारों जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एक तरह से विवाद खड़ा हो चुका है। हालांकि एनएचआई का दावा है कि वो हरियाली को बरकरार रखेगा, हर संभव कोशिश इसके लिए कर रहा है, केवल अनुमति प्राप्त पेड़ों को ही काटा जा रहा। लेकिन एनएचआई कि इस कहने से केवल कुछ नहीं हो सकता। एनएचआई के दावों पर ही अब सवाल उठ खड़े हुए हैं कि भोपाल में जो 7,000 पेड़ कट रहे हैं, क्या ये कोई सामान्य बात है? क्या इसके लिए अनुमति दी गई है और दी कैसे गई, इस पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ वही है कि भोपाल में जो हरियाली है उसके ऊपर अब कुल्हाड़ी चलने जा रही है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, तो भोपाल में रोड चौड़ीकरण को लेकर देखें तो अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसने ये बात रखी है कि जो अनुमति प्राप्त पेड़ काटने की है उसी के तहत लगभग क्या है कि बड़ी संख्या में लगभग 7,000 से अधिक जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे। तो ये जो मामला है पूरी तरह से देखें तो बाईपास को चौड़ा करने हेतु है। जो भी 7,871 पेड़ों की कटाई का जो मामला है, इसके संदर्भ में नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसने सशस्त्र जो अनुमति है उसकी बात कही है। परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया वही कर रहा है। सड़कों की बात करें तो 4 लेन से 6 लेन प्लस सर्विस रोड, यानी कुल देखेंगे तो 10 लेन में बदला जाना प्रस्तावित है। और इसी परियोजना के तहत देखें तो इतनी भारी संख्या में लगभग 8,000 के आसपास जो पेड़ है वो काटे जाने हैं। देश में पहले से चल रही जो एक तरह से डिबेट है कि विकास बनाम जो पर्यावरण है वो फिर से क्या हो चुका है, एक बार तेजी से बढ़ चुका है। क्योंकि इस पूरे मसले में देखेंगे तो भारत में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, इसकी जो गति है अभूतपूर्व है। यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2030 तक भारत की लगभग 40% जो आबादी है वो शहरों में होगी। और इस दबाव का सीधा असर कैसे होगा, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, बाईपास बनेंगे, हाईवे विस्तार होगा। और इसका असर अब भोपाल के स्तर पे, भोपाल का जो अयोध्या बाईपास है उस प्रोजेक्ट इसी शहरी दबाव का परिणाम माना जा रहा है। लेकिन ये मामला इससे भी गंभीर है, क्योंकि पर्यावरणीय जो राजधानी है उसके हरियाली पर सीधे जो प्रभाव है इस परियोजना का, या कह सकते बाईपास के चौड़ीकरण करने का पड़ सकता है। दूसरी बात करें तो परियोजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। परियोजना आखिर है क्या? अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण की बात कही गई है। क्रियान्वयन जो एजेंसी है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है। और जो भी प्रारंभिक अनुमान है कि लगभग 10,000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। एनजीटी की जो समिति है उसकी जो अनुमति है वो 7,871 पेड़ काटने की है, वो भी सशर्त। एनजीटी समिति की अनुमति की बात के बाद देखें प्रतिपूरक जो वनीकरण है उसकी बात कही गई है। एक के बदले 10 यानी कि 80,000 पेड़ लगाए जाएंगे प्रतिपूर्ति के तौर पे। उद्देश्य क्या है इस परियोजना के स्टार्ट करने के पीछे? कि ट्रैफिक जाम में कमी लाई जाए, भविष्य में यातायात की जो आवश्यकता है उसको एक तरह से सतत रूप से संचालित किया जाए। अब इस पूरे मसले में देखेंगे या फिर एनजीटी की बात करें तो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत से स्थापित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी ये सुनवाई करता है। उद्देश्य क्या है कि इसका सीधे जो उद्देश्य होता है कि कैसे भी जो पर्यावरण है उस पर्यावरण का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, क्या किया जाए, उन्हें कंजर्व किया जाए। और तीसरी बात क्या है इस पूरे एनजीटी के संदर्भ में, कि नागरिकों को पर्यावरणीय न्याय मिले। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अपने देश के नागरिक हैं उन नागरिकों को पर्यावरण के स्तर पे क्या हो कि एक जो जस्टिस होता है वो भी न्याय प्रदान किया जाए। यही एनजीटी का उद्देश्य है।
भोपाल के मामले में देखेंगे तो विशेष जो समिति है वो समिति एनजीटी गठित करेगी और पर्यावरणीय जो प्रभाव आकलन होता है, जो EIA होता है, इस पर खास तौर पे इसके लिए काम करेगी। और सशर्त जो अनुमति की बात की जा रही है कि संतुलन के प्रयास की जो एक बात है वो एनजीटी के स्तर पे की जाएगी। और इसके लिए देखें तो पूरी तरह से एनजीटी विकास परियोजनाओं में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को लागू करता है। अब देखी जाने वाली बात है कि आगे क्या भूमिका होती है। और अगर हम एनजीटी की भूमिका और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू की बात करेंगे तो संवैधानिक आधारों में जो संविधान का अनुच्छेद 21 है जो कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है, अनुच्छेद जो 48 है ये राज्य का जो पर्यावरण संरक्षण का जो कर्तव्य है उसे उल्लेखित करता है, और अनुच्छेद जो 51 का G है ये नागरिकों के कर्तव्य की बात करता है। जो बात कही गई कि प्रतिपूरक के स्तर पर पेड़ लगाए जाएंगे, कि एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि लगभग 8,000 के आसपास जो पौधे काटे जाएंगे उनके बदले 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। उनकी निगरानी और सर्वाइवल सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया है। लेकिन इस पूरे मसले में देखेंगे कि जो भी पर्यावरणविद हैं वो लगातार कह सकते हैं कि इससे चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? कि उनका ये कहना है कि इकोलॉजिकल जो टाइम लैग है कि एक बड़ा पेड़ बनने में औसतन आप देखेंगे 30 से 50 वर्ष लग जाता है। तो तुरंत मिलने वाला जो लाभ है, जैसे कोई अभी पेड़ है उससे क्या प्राप्त हो रहा है, तो उससे छाया मिल रहा है, वो तापमान को नियंत्रित कर रहा है, वो कार्बन का अवशोषण कर रहा है, जैव विविधता को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर तुरंत कोई पेड़ लगाया गया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। इसके बनने में क्या होगा, 30 से 50 वर्ष लगेगा। एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण वृक्ष बनने में उसे एक लंबा समय लगता है। तो तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, 10 गुना पेड़ लगाया जाए लेकिन वो उस पेड़ की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। यही नहीं, स्थानिक समस्याएं भी है, क्योंकि जो नए पौधे हैं ये अक्सर शहर से बाहर गैर स्थानीय जो प्रजातियां उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये कितना सरवाइव कर पाएंगे ये भी एक बड़ा इशू है। अर्बन इकोसिस्टम को लाभ कितना मिलेगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सर्वाइवल रेट की बात करें कि जो भी पौधे लगाए जाते हैं उनके जीवित रहने की जो स्थिति है, जो रेशियो है वो केवल 60% है, लगभग 50 कह सकते हैं। तो मान लिया कि 80,000 पेड़ लगाए गए तो इस 80,000 में बचे कितने, तो 40,000 बचे। और 40,000 में कितने पेड़ पूरी तरह से एक तरह से पूर्ण वृक्ष बन पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और इसी कारण से देखें तो जो एक पर्यावरणीय जो कंसर्न है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अर्बन जो इकोलॉजी है जिसमें भोपाल झील और हरियाली का शहर कहलाता है, पुराने जो वृक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन को सिंक कर रहे हैं, कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि शहरी जो तापदीप का प्रभाव है वो भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। और इन सब के अलावा देखेंगे कि जो भी वृक्ष होते हैं वो जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है उसको भी क्या करते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं कि जो जल संसाधन है उसमें ये महत्वपूर्ण सहायक है भूजल को रिचार्ज करने में। इसके अलावा देखें तो जो मैच्योर ट्री है वर्सेस जो सैम्पलिंग डिपेंड है कि 30 से 50 वर्ष एक तरह से पेड़ों को तैयार होने में लगेगा, तो अधिक जो ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा था उसकी जो मात्रा है वो सीधे कम हो जाएगी। जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नए पौधे कब तक जीवित रह पाएंगे, उनकी दर क्या होगी, पारिस्थितिकी जो लाभ है उस पर कई सारे जो गंभीर प्रश्न हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात तो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि शहरी जो पर्यावरण है उन पर जो प्रभाव है, क्योंकि अर्बन जो हीट आइलैंड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर पेड़ इतनी भारी संख्या में कट रहे हैं तो जो तापमान होगा वो अपेक्षाकृत 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। गर्मी के दिनों में देखें तो बड़े स्तर पे एसी या इस तरह के जो भी कार्बन एमिशन वाले जो कह सकते हैं एम्प्लाइजेज हैं या इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि पर्यावरण के ऊपर और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वायु गुणवत्ता की बात करें तो देखिए पुराने जो पेड़ हैं ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10 को अवशोषित करते हैं। तो भोपाल पहले से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो फ्लक्चुएशन है उसकी समस्याओं से जूझ रहा है, और अब अगर पेड़ और कम कर दिए गए तो फिर स्थिति और दयनीय हो सकती है। दूसरी तरफ चूंकि पहले ही बताया कि भूजल रिचार्ज के दृष्टिकोण से पेड़ अहम होते हैं, तो पहले से क्या है कि यहाँ पर अगर भारी संख्या में पेड़ कटेंगे तो भूजल जो रिचार्ज है वो कम हो जाएगा। भोपाल में अगर झीलों की स्थिति की बात करेंगे तो कैचमेंट जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। विकास के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि ठीक है, एनएचआई का ये आर्गुमेंट है कि जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है, और इस कारण से क्या है कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक दबाव भी बढ़ेगा।
और इस कारण से क्या है कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जाम लगेगा तो ईंधन की बर्बादी होगी, प्रदूषण होगा, समय और उत्पादकता में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर एनएचआई का ये कहना है कि अगर चौड़ीकरण किया जाता है और इस चौड़ीकरण से क्या होगा कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो इस जाम में क्या होगा कि जाम में कमी आएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा और ये कम होगा तो कई सारे फायदे होंगे। एक तो जो ईंधन की बर्बादी है, तो ईंधन में बचत होगा और इस बचत के साथ ही आर्थिक जो उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर एनएचआई कह रहा है और इससे क्या हो सकता है कि जो भी समय या उत्पादकता की जो हानि है उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह के जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है। इसके वैकल्पिक समाधान क्या हो सकते हैं उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखिए कई सारे विकल्प हो सकते हैं। जैसे तकनीकी विकल्प की बात करेंगे तो एलिवेटेड रोड बना दिए जाए, ग्रीन फ्लाईओवर बना दिया जाए, स्मार्ट ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसको लाया जाए, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए। जो लोग पर्सनल गाड़ियां चलाते हैं उससे बहुत सारी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, तो बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, इनको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा देखें तो पर्यावरणीय जो उपाय हैं वो भी किए जा सकते हैं। अब पर्यावरणीय अगर हम उपायों की बात करेंगे कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो कई तरीके हैं। पहली बात कि ट्री जो प्लांटेशन है वो किया जा सकता है बड़े स्तर पे। तो जहां संभव हो वो क्या किया जा सकता है कि जहां भी ये संभव हो कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन है, वो ट्रांसप्लांटेशन को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो ये एक विकल्प हो सकता है। स्थानीय जो प्रजातियां हैं, क्योंकि दूर की लाई प्रजातियों के बजाय जो स्थानीय प्रजातियों के जो वृक्ष होंगे, अगर उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है तो क्या होगा कि उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीआईएस के स्तर पे क्या होनी चाहिए, निगरानी की जानी चाहिए, ताकि कितने वृक्ष सकुशल हैं, ठीक हैं, वो जीवित हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। नीतिगत स्तर पे देखें कि आखिर नीति के स्तर पे क्या किया जा सकता है। तो देखिए पॉलिसी के बेस पे क्या है कि अर्बन जो कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट है वो किया जा सकता है कि अर्बन स्तर पे जो भी कैरिंग जो कैपेसिटी है उसे एसेस किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये असेसमेंट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो ग्रीन बजटिंग है उसे भी लाया जाना चाहिए। तो ग्रीन जो बजटिंग है, ग्रीन जो बजट है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण नीतिगत समाधान है। और सिटीजन के स्तर पे क्या है कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो सबसे अहम बात है कि अगर नागरिकों के स्तर पे जो कंसल्टेशन है वो अनिवार्य कर दिया जाए कि सभी नागरिकों को इसके लिए क्या किया जाएगा, कंसल्टेशन दिया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा जो मामला है ये भोपाल में एक सड़क परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो इस सड़क परियोजना से जुड़ा ये मामला केवल नहीं माना जा सकता, बल्कि क्या है, ये नीतिगत दृष्टिगत एक डिबेट है। यदि विकास प्रकृति को नष्ट कर रहा है तो वो आत्मघाती कह सकते हैं कि विकास है, और वास्तविक प्रगति वही है जो कंक्रीट और क्लोरोफिल के बीच में संतुलन बनाए। तो इस तरह की बात इसमें देखने को मिली है। तो यही न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की। इसी पर एक प्रश्न देखते हैं। एनजीटी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में मुख्यतः किस सिद्धांत को लागू किया गया है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर जो प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल है, या फिर पोल्यूटर जो पे प्रिंसिपल है, इनमें से कौन से उत्तर सही है वो आपसे पूछा गया। विकल्प दिया गया कूट के आधार पर केवल एक और दो, केवल 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3 सभी। तो इस तरह से हमने प्रश्न भी देख लिया। एक सूचना भी है आपके लिए, न्यू ईयर ऑफर के तहत देखें तो पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। और ये जो ऑफर है ये 3 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इसमें जो भी यूपी पीसीएस के, बीपीएससी के, एमपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी के पीटी टारगेट 2026 का बैच है या फिर आरएस का है, ये ऑफर सब पर आपको प्रदान किया जा रहा है। बस आपको ध्यान देनी है कि ये जो ऑफर है कब तक वैलिड है, या कोई और जानकारी चाहिए तो ये दिया गया नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर जो विकास बनाम जो पर्यावरण की डिबेट है, आखिर ये अब अरावली से फिर अब भोपाल में कैसे पहुंच गई है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने
बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।